चालू है। गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम मंटू फ्रॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन पीटीसी चंदवाड़ा। आज हम आप लोगों को इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस हम लोग को बेसिकली S1 में पढ़ना है। डीएलएड जो हम लोग को S1 में पढ़ना है इंटेलिजेंस, और इसका वेटेज सीटेट में लगभग भर के सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन सीटेट में इंटेलिजेंस चैप्टर से चलाते हैं। तो आइए हम लोग इंटेलिजेंस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इधर स्लाइड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट में है बुद्धि की अवधारणा पढ़ेंगे, यानी बुद्धि का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। सेकेंड में बुद्धि की विशेषताएं पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद थर्ड में बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, यानी इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो पढ़ेंगे। और इंटेलिजेंस के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे, यानी कि IQ पढ़ेंगे। उसके बाद बुद्धि परीक्षण हम लोग, उसके बाद बुद्धि मापन पढ़ेंगे। और उसके बाद 7 नंबर पर हम लोग बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। और उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उनके जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी दिए थे हार्वर्ड गार्डनर जी ने, वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं बुद्धि की अवधारणा, और कंप्लीट बुद्धि पढ़ाएंगे। इसमें अगर कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे DTPSB ले लीजिए, या फिर KVS ले लीजिए, या फिर अपना सीटेट ले लीजिए, और डीएलएड में 2 क्वेश्चन जरूर आएगा 5-5 नंबर का, कि बुद्धि क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। ये सब क्वेश्चन डीएलएड में पूछा जाएगा, फिक्स पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धि की अवधारणा। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया था। 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया था। बुद्धि, सेकेंड पॉइंट है कि बुद्धि क्या है। आइए जानते हैं बुद्धि क्या है। विभिन्न प्रकार की योग्यता हमारे अंदर, या फिर किसी को पढ़ने की योग्यता हो, किसी की लिखने की योग्यता हो, या फिर किसी को बोलने की योग्यता हो, विभिन्न प्रकार की योग्यता का नाम ही बुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि कैसी होती है। तो बुद्धि अमूर्त होती है। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ होता है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त वो होता है जो हम अपने 5 इंद्रियों द्वारा देख सके, उसको मूर्त बोलते हैं। और अमूर्त जो हमारे 5 इंद्रियों, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा द्वारा हम अनुभव नहीं कर सकते, उसे अमूर्त बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। तो सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा था फ्रांसिस गाल्टन साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटल ने 1980 ईस्वी में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने कैटल साहब ने बुद्धि के बारे में बताया था। तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो हमारे कैटल साहब ने लिखी थी 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि की परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है, तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। अब हम लोग 4 मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे जिन्होंने बुद्धि का परिभाषा दिया, और हर बार सीटेट में या फिर DTPSB किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है। देखिए, फर्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक है टर्मन साहब। इन्होंने बोला कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यानी कि टर्मन बोलते हैं कि बुद्धि अमूर्त, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं काल्पनिक जो थिंकिंग होता है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह बोले टर्मन साहब। सेकेंड मनोवैज्ञानिक है बकिंघम। इनका कहना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, जब हम अधिगम करते हैं, इसी की योग्यता बुद्धि है। नेक्स्ट है वुडवर्थ साहब। ये बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। इनका मतलब ये बहुत ज़्यादा थ्योरीज दिए हैं वुडवर्थ साहब, और सभी फैक्ट के बारे में इन्होंने बोले हैं। वुडवर्थ का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि जो है कार्य करने का विधि है, यानी कि मेथड ऑफ वर्क है बुद्धि। उसके बाद मन साहब बोलते हैं कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। जो हमारे पास नवीन परिस्थिति आती है, उसको झेलने की नमनीयता ही बुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि की विशेषता। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता होती है। जो बुद्धि होता है वो हम लोग का जन्मजात होता है बुद्धि। उसके बाद बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि जो है एक विकासशील, बुद्धि में विकास होते रहता है। यानी बुद्धि क्या है, विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। तो योग्यता को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, यह विकासशील होता है, परिवर्तनशील होता है, इसी को हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, 2 फैक्टर होते हैं मेनली,
एक होता है हेरिडिटी एंड एक होता है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना और आदि योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि हम लोग जो थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, ये सब भी बुद्धि है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसी को हम लोग बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि हमारे पास जो अनुभव है, जो कौशल है, उससे अगर लाभ उठा रहा है तो वो बुद्धि है। हम लोग आसपास में देखते हैं चौक पर या फिर बहुत सारा बाज़ार में हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी योग्यता होती है, यानी किसी के पास बाइक बनाने की योग्यता होती है, किसी के पास जो है कपड़ा सीने की योग्यता होती है, और वो अपनी योग्यता और अनुभव से पैसा कमाता है, तो वो भी क्या है, बुद्धि है। यानी अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता भी बुद्धि है। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से सीटेट में भर के क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, रीट में क्वेश्चन आते हैं, केवीएस में क्वेश्चन आते हैं, DSSS में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। बुद्धि के प्रकार के बारे में दो मनोवैज्ञानिकों ने बोले थे। पहले थे थॉर्नडाइक साहब, इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होता है, आप जैसे कि आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं। और दूसरा थे गैरेट साहब, इन्होंने बोला कि बुद्धि 3 प्रकार, लगभग दोनों का जो प्रकार है दोनों का सेम है। फर्स्ट प्रकार है यांत्रिक बुद्धि, इसी को हम लोग मूर्त बुद्धि बोलते हैं, दोनों का सेम ही है। उसके बाद है सेकेंड है अमूर्त बुद्धि, और उसके बाद थर्ड है सामाजिक बुद्धि। आइए देखते हैं कि यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि क्या है। देखिए, यांत्रिक बुद्धि को हम लोग मूर्त बुद्धि बोलते हैं, उसी को हम लोग स्थूल बुद्धि बोलते हैं। स्थूल मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। और अमूर्त बुद्धि को हम लोग सूक्ष्म बुद्धि बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मूर्त, 3 बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें फर्स्ट है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जो है अधिकांश मशीनों में पाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति मशीन का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, उन्हीं में मूर्त बुद्धि पाया जाता है। जैसे कि हम लोग का इंजीनियर हो गया, उसके बाद डॉक्टर हो गया, इस सब में मूर्त बुद्धि पाया जाता है। उसके बाद है, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार DSSS में पूछा गया है। और उसके बाद है यह जो है डॉक्टर, अभियंता, कारीगर, वस्तुकार, मैकेनिक, व्यापार और इतिहासकार में पाया जाता है मूर्त बुद्धि। सेकेंड है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होता है, यानी जो व्यक्ति अमूर्त सोचता है, कल्पनाओं में सोचता है, उसमें अमूर्त बुद्धि ज़्यादातर पाया जाता है, और ज़्यादातर नहीं, उसी में पाया जाता है। उसके बाद है ये जो है अमूर्त बुद्धि दार्शनिक में, मनोवैज्ञानिक में, कलाकार में और चित्रकार में पाया जाता है। आइए थर्ड बुद्धि का बात करें, जो तीसरा बुद्धि है, जिसका नाम है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होती है। जैसे समाज में हम लोग अनुकूलन करते हैं, जो एडेप्टेशन होता है, उसमें वो जो जिस व्यक्ति में उस योग्यता ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जो समाज में अच्छी तरह से अनुकूलन कर सकते हैं, उसको हम लोग उसमें ज़्यादातर सामाजिक बुद्धि पाया जाता है। जैसे देखिए राजनेता में सामाजिक बुद्धि पाया जाता है। समाज सेवी जो व्यक्ति होते हैं, उसमें सामाजिक बुद्धि पाया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस की। बुद्धि के सिद्धांत में पहला है, यानी कि फर्स्ट है एक तत्व का सिद्धांत। यह अल्फ्रेड वीने साहब ने दिए थे। वीने साहब बुद्धि के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, परीक्षण से लेकर परिभाषा तक बहुत सारे चीज़ दिए हैं वीने साहब ने। तो एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड वीने साहब ने दिए थे 1911 ईस्वी में। वीने साहब का कहना था कि बुद्धि में सभी में समान होता है, और बुद्धि में एक तत्व होता है। इसलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है, यानी कि यह सिद्धांत को अमनोवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया गया है। क्योंकि बुद्धि में हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुआयामी होते हैं। सेकेंड सिद्धांत है हम लोग का द्वितत्व सिद्धांत, जिसे स्पीयरमैन साहब ने 1904 ईस्वी में दिया था। स्पीयरमैन बेसिकली ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने बुद्धि में 2 तत्व बताए। देखिए, 2 तत्व बताए थे। पहला था सामान्य तत्व, जो जिसको जनरल फैक्टर कहा जाता है, यानी कि इसको बेसिकली GF कहा जाता है। और दूसरा था विशिष्ट तत्व, जिसे हम लोग एस्पेक्टिव फैक्टर कहते हैं।
पहला था जो सामान्य तत्व जो था यह जन्मजात होती है, और जो दूसरा है विशिष्ट तत्व यह अर्जित होती है। यानी कि जो भी जन्मजात योग्यता है हमारे अंदर वो सामान्य तत्व में आया, और जो विशिष्ट योग्यता हमारे अंदर जो कि इन्वायरमेंट से आता है हम लोग अर्जित करते हैं उसको विशिष्ट तत्व बोलते हैं। उसके बाद स्पीयरमैन साहब ने एक और तत्व जोड़ा, समूह जोड़ा, इसका नाम था एक और तत्व जिसका नाम था समूह, वो जोड़कर फिर से सिद्धांत दिए, और उस सिद्धांत का नाम था त्रितत्व सिद्धांत। तो ये था स्पीयरमैन का सिद्धांत जिसका नाम था द्वितत्व सिद्धांत। आइए हम लोग थर्ड प्रिंसिपल्स को देखते हैं। थर्ड है बहुतत्व सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, और थॉर्नडाइक साहब बेसिकली यूएसए के रहने वाले थे। उनके अनुसार व्यक्ति जितने भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि थॉर्नडाइक साहब का मानना था कि जितने भी व्यक्ति द्वारा मानसिक क्रियाएं होता है उतने तत्व बुद्धि में आता है। यानी कि थॉर्नडाइक साहब भी बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का समर्थन करते थे। बहुतत्व सिद्धांत को और क्या क्या कहते हैं हम लोग देखिए। बहुतत्व सिद्धांत को हम लोग बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने बोले थे। बालू का सिद्धांत कहने का उनका मेन मोटिव था कि बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे तत्व आ सकते हैं, इसलिए बालू के जो कण होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसलिए बुद्धि के भी बहुत सारे तत्व होते हैं, यानी योग्यताएं होती है। उसके बाद है मात्रा सिद्धांत। थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि बहुतत्व सिद्धांत को मात्रा सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके बाद है बहुतत्व सिद्धांत को हम लोग परमाणुवादी सिद्धांत बोलते हैं। परमाणुवादी सिद्धांत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि परमाणु के बहुत सारे कण होते हैं, और थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारी योग्यताएं आ सकता है, तत्व आ सकता है, कारक आ सकता है, और ये सिद्धांत था बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। उसके बाद चौथा है समूह तत्व सिद्धांत, जो कि थर्स्टन साहब ने दिया था 1938 ईस्वी में। इनकी प्रमुख पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इनकी प्रमुख पुस्तक थी। उन्होंने ये थर्स्टन साहब ने बोला कि बुद्धि सामूहिक होती है, समूहों में होती है, ठीक है। उसके बाद पांचवा सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे गिलफोर्ड साहब ने दिया था। यह बहुत वीवीआई सिद्धांत है। इनका अन्य नाम था क्यूब सिद्धांत नाम था। इसे ईंट का मॉडल भी जो गिलफोर्ड साहब ने बोले थे। गिलफोर्ड ने अपने इस सिद्धांत में वर्तमान 180 तत्व शामिल किए हैं। यानी कि इनको मानना था कि 180 समूहों में बुद्धि होते हैं। गिलफोर्ड एवं उसके सहयोगियों ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादन करने की कोशिश की कि हमारी किसी भी मानसिक क्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों में बांट सकते हैं। बुद्धि के 3 प्रमुख भाग होते हैं। गिलफोर्ड साहब ने बताया कि बुद्धि के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है संक्रिया, यानी कि पहले हम किसी भी विषय वस्तु पर क्रिया करते हैं। उसके बाद है विषय वस्तु जिस पर हम क्रिया कर रहे हैं वो है। उसके बाद है उत्पादन, जो हम लोग को जो रिजल्ट निकलता है वो उत्पादन होता है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर जी का बुद्धि का सिद्धांत, जो कि बहुत वीवीआई है। हर बार सीटेट में या फिर DTFLSB में या फिर KVS में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गार्डनर का कहना था कि बुद्धि जो है एकांकी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे कारक होते हैं। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया था, और 1998 और जो है 2000 में गार्डनर साहब ने 2 प्रकार के बुद्धि को और ऐड कर दिया, तो पूरा 9 प्रकार के बुद्धि गार्डनर साहब ने बताए थे। आइए हार्वर्ड गार्डनर जी का बुद्धि के 9 प्रकारों को समझते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि। आप अपना स्लाइड में देख सकते हैं कि पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में गार्डनर साहब ने कहा वैसे व्यक्ति जिसमें भाषा की क्षमता बहुत हो, बोलने की क्षमता हो, उसमें भाषाई बुद्धि ज़्यादातर पाया जाता है। तार्किक बुद्धि, वैसे व्यक्ति जो गणित में तेज है, तर्क करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है, उसमें तार्किक बुद्धि पाया जाता है। स्थानीय बुद्धि, जिसे स्थान का ज़्यादा ज्ञान हो, उसमें स्थानीय बुद्धि पाया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसमें शारीरिक गतिक बुद्धि ज़्यादातर खिलाड़ियों में पाया जाता है।
उसके बाद है सांगीतिक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसा व्यक्ति जिसमें संगीत में रुचि रखता है उसमें सांगीतिक बुद्धि पाया जाता है। उसके बाद है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी कि जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं उस बुद्धि को व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत अन्य बुद्धि यानी कि जो हम दूसरों के बारे में अपना विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बुरा सोचता है, क्या अच्छा बात, ऐसे तो हमारे बारे में सब बुरा ही सोचता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। जो कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। उसके बाद है प्राकृतिकवादी बुद्धि यानी कि ऐसी बुद्धि जिसमें प्रकृति के बारे में, जो भी व्यक्ति प्रकृति के बारे में सोचता है उसमें प्राकृतिकवादी बुद्धि होता है। उसके बाद है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि वैसे व्यक्तियों में पाया जाता है जो कि भगवान पे भरोसा रखता है, जो कि एक तरह से दार्शनिक टाइप के होते हैं, जो कि अपने काल्पनिक की दुनिया में खोए रहते हैं। वो जैसे एक मंदिर का पुजारी हो गया, ये सब वो लोग में दार्शनिक जो भी होते हैं, जो भी पंडित होते हैं या फिर उन लोग में क्या बोलते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि होता है। ठीक है, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि, जिसको आईक्यू इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, आईक्यू क्या होता है? हम लोग का एक मानसिक आयु होता है और वास्तविक आयु को भाग देकर अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का आईक्यू निकलता है। देखिए फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टर्न साहब ने बोला कि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और बस इतना ही। ये कौन से बोले थे? स्टर्न ने बोले थे। अगर उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टर्मन द्वारा 1911 ईस्वी में दिया गया था। टर्मन साहब आए और बोले कि आईक्यू बराबर होगा मानसिक आयु डिवाइड वास्तविक आयु। तो टर्मन द्वारा दिए गए परिभाषा को शिक्षा मनोविज्ञान ने स्वीकार किया और इसी परिभाषा को वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं। तो आईक्यू बराबर क्या होता है? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईक्यू बराबर क्या। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईक्यू क्या होता है। तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं। उसके बाद बुद्धि लब्धि के जनक किसे कहा था? अगर बुद्धि लब्धि के जनक पूछे तो बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न महोदय को बोला जाता है। अगर बुद्धि लब्धि के मापन किसने किया सर्वप्रथम? तो बुद्धि लब्धि मापन स्टर्न साहब ने सर्वप्रथम किए थे। आइए हम लोग आईक्यू का टेबल पढ़ लेते हैं, यानी कि किसके पास कितना आईक्यू है और उसे क्या बोला जाएगा। जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड लगाया जाए। जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि 20 से कम वाले आईक्यू वाले को हम लोग जड़ बुद्धि कहते हैं। उसके बाद 20 से 59 जिसकी आईक्यू हो उसको हम लोग हीन बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद 60 से 69 जिसकी बुद्धि हो उसको हम लोग मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति बोलते हैं। उसके बाद 70 से 79 जिसकी आईक्यू हो उसको हम लोग सीमांत मध्य। हम लोग आगे प्रश्न उत्तर भी देखेंगे जिसमें कुल आपका 10 प्रश्न रहेगा इस जो पढ़ाया गया है उसमें से, और उसमें से आप लोग का क्या स्कोर है वो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद है 80 से 89 जिसकी आईक्यू रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मंद बुद्धि बालक। उसके बाद 90 से 190 जिसकी आईक्यू रहता है उसको हम लोग बोलते हैं समान बालक। 110 से 119 जिसकी आईक्यू रहता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेष्ठ बालक। उसके बाद 120 से 139 जिसकी बुद्धि रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अति श्रेष्ठ बालक। और उसके बाद 140 या उससे अधिक जिसकी बुद्धि रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक, यानी जीनियस चाइल्ड बोलते हैं। ये टेबल बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो सेशन है, सेशन अब आप लोग का समाप्त हुआ। अब आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाएगा एक क्वेश्चन पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है स्टर्न, बिने या टर्मन या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टर्न साहब दिए थे बुद्धि लब्धि, सर्वप्रथम वही दिए थे। सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी। तो बस
5 वर्ष और 4 वर्ष है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग का राइट ऑप्शन आंसर है 125, उसकी बुद्धि IQ होगा। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो ऑप्शन ए है समान बुद्धि पर, या फिर विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, या फिर जो है सो शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशल पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है। ऑप्शन ए है सीखने की योग्यता है बुद्धि, या ऑप्शन 2 है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या फिर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होगा, या फिर ऑप्शन डी है ए और बी में से कोई एक होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बुद्धि जो है सीखने की भी योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की भी योग्यता। हम बताए थे आपको, परिभाषा में था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, और किसी मनोवैज्ञानिक ने बोला था, याद कीजिए, कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि बुद्धि क्या है। तो ऑप्शन ए है असमर्थों का एक समूह है, या फिर ऑप्शन बी है एक अकेला और जातीय विचार है, ऑप्शन सी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर ऑप्शन डी है एक विशिष्ट योग्यता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बुद्धि असमर्थों का एक समूह है। असमर्थों यानी जो है सो कौशलों एक तरह से बोल सकते हैं, उसका एक समूह है बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि संप्रत्यय विकसित किया था। ऑप्शन ए बिने साहब, ऑप्शन बी रीड ने, या ऑप्शन सी टर्मन साहब ने, ऑप्शन डी कैटल साहब ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। और लास्ट में जिनका जितना स्कोर हुआ है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि इस कॉन्सेप्ट को, जो इंटेलिजेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उपयोगी है, इसको किस विद्यार्थियों ने कितना समझा। और ऐसा कोई बात नहीं से कम सही हुआ तो आप लोग नहीं समझे, फिर से वीडियो को देखिएगा और फिर से समझ में आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टर्मन साहब ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो बुद्धि के बहुकारक यानी कि बहुतत्व सिद्धांत के आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था। याद कीजिए इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कि हम बोले थे कि बुद्धि जो है सो बहुतत्वीय है, बहुआयामी है, किसने बोला था। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपका ए है कि मैकडूगल साहब, या फिर ऑप्शन बी टर्मन साहब, ऑप्शन सी है कि थॉर्नडाइक साहब बोले थे, या फिर ऑप्शन डी है बॉट साहब बोले थे। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने साहब ने, या फिर हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, यानी फ्रांसिस गाल्टन साहब ने, या फिर V.F. ब्लूम साहब ने। इसका राइट, आप जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B.F. ब्लूम साहब ने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। ये सिद्धांत उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए B.F. ब्लूम साहब के सिद्धांत को हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 140 से अधिक बोले थे ना, बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन आएगा। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है मूर्ख बुद्धि बालक बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी है मंद बुद्धि बालक बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी है समान बालक बोलते हैं, या फिर
ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ये यूपीटीटी 2014 में पूछे गए प्रश्न है। हर प्रश्न को सीटेट में यूपीटीटी में पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न है जिसका डिस्कशन अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। 140 से जिसकी आईक्यू ऊपर होती है उसको हम लोग प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है मानसिक आयु मल्टीप्लाई वास्तविक आयु, ऑप्शन बी है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ऑप्शन सी है वास्तविक मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, या फिर ऑप्शन डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन दीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये यूपीटीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, जो कि टर्मन साहब ने दिए थे 1911 ईस्वी में। अब ये सेशन समाप्त होता है। बुद्धि का ये पार्ट 1 था जिसमें हम लोग बुद्धि के अवधारणा, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत आईक्यू पढ़े। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर जी का सिद्धांत पढ़े। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे, बुद्धि मापन पढ़ेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट होता है बुद्धि का, और ये बुद्धि बहुत सारा उपयोगी एग्जामों में पूछा जाता है। तो थैंक्स मैम, पूनम मैम, और थैंक्स न्याजी सर जिन्होंने इस वीडियो को अपलोड करने का मौका दिया। तो थैंक यू सर। और आप लोग बताइए कि अगर नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आप सीटेट के साइट पर जाके सिलेबस देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे। सीटेट का हो, डीएलएड का हो, कोई भी टॉपिक हो, केवीएस के अंतर्गत कोई भी टॉपिक आता हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।